नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। जैसलमेर बाड़मेर की लोकसभा सीट पे अब गर्मी बढ़ने के साथ ही, यानी मौसम वाली गर्मी बढ़ने के साथ ही चुनावी तपिश भी जबरदस्त होगी। जी हां, रविंद्र सिंह भाटी शिव के विधायक, बागी तेवर उनके कायम है। कई विधायकों के बागी तेवर जो है वो नरम पड़ गए हैं, जिनमें चंद्रभान सिंह आक्या। चंद्रमा की तपिश जो है वो कम ही होती है, उजास आलोक जरूर हो सकता है। इसी को परिलक्षित करते हुए चंद्रभान सिंह आक्या चंद्र प्रकाश जोशी के प्रकाश में किंचित शीतल हो गए, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी ऊर्जा को और अपनी तपिश को बरकरार रखा है और तपिश को और बढ़ाने का फैसला किया है बाड़मेर जैसलमेर की सीट पे। और अब रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए उन्होंने सर्व समाज की बैठक में यह फैसला किया। सब लोगों की मौजूदगी में यह तय है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पे सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी के लिए बढ़ेगी तो उनका नाम कैलाश चौधरी है, जो कि देश के कृषि राज्य मंत्री हैं। और बाड़मेर जैसलमेर की सीट पे जिस तरीके से स्वाभिमान की लड़ाई का दावा 2014 में जसवंत सिंह जसोल के साथ खड़े रहे लोगों की ओर से था, ठीक 10 साल बाद वैसा ही मुकाबला देखने को मिलेगा एक बार फिर से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पे। बाड़मेर के जो आलोक आश्रम गेहूं रोड पर स्थित है, क्षत्रिय युवक संघ का यह दफ्तर है। क्षत्रिय युवक संघ, जिसका एक अनुषांगिक संगठन प्रताप फाउंडेशन राजपूतों में राजनीति और उनसे जुड़े हुए विषयों पर काम करता है। यहां पे सर्व समाज की बैठक आयोजित हुई और तय किया गया कि रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, जो कि शिव से विधायक हैं, और 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं कि क्या समीकरण रह सकते हैं बाड़मेर जैसलमेर सीट पे लोकसभा चुनाव में। तो आपसे अपील है इससे पहले कि अगर थिंक 360 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चुनाव लड़ने की घोषणा करने के साथ ही रविंद्र सिंह भाटी बुधवार यानी कि 27 मार्च से जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे। यानी कि कांग्रेस की ओर से आरएलपी से आयात करके, यानी कि पार्टी में एंट्री करवाकर जिनको टिकट दिया गया उनका नाम उम्मेदाराम बेनीवाल है। बेनीवाल भी सोच रहे हैं कि शायद थोड़े रुक जाते तो बोतल वाले वोट भी पूरे आते, क्योंकि गठबंधन हुआ है आरएलपी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में। आज हनुमान बेनीवाल का हम संबोधन सुन रहे थे तो हनुमान बेनीवाल ने कहा बाकी सभी सीटों पर भी हम चाहेंगे कि कांग्रेस जीते। तो हनुमान बेनीवाल के बाड़मेर के सिपह सालार उम्मेदाराम बेनीवाल के लिए भी हनुमान बेनीवाल क्या पूरे मन से, यानी मौजूद बाहरी मन और अंदर के उच्चेतन मन दोनों से अपील करेंगे वोट के लिए, बड़ा सवाल है। क्योंकि नागौर सीट अभी फंसी हुई है और साथ ही उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ धोखा करके कांग्रेस में एंट्री ली और कांग्रेस में एंट्री कराने वाले हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी दोनों के ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी कह सकते हैं हरीश चौधरी हैं। अब इस बीच में जब कहते हैं कि जंगल में जब बाढ़ आती है तो सभी प्रकृति के जो जंगल के जानवर होते हैं वो सब एक पेड़ पे शरण लेते हैं अपनी दुश्मनियां भूल के। इसी तरीके से राजनीति में भी जब कोई नया नेता उभरता है तो पुराने वाले सारे एक हो जाते हैं। नया नहीं आना चाहिए, जगह बड़ी कम है। मारवाड़ी में कहावत है, मंडी सांकड़ी और मांगने वाला घना, यानी कि जगह कम है और जो बैगर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है। खैर, रविंद्र सिंह भाटी ने अब ऐलान कर दिया है। रविंद्र सिंह भाटी की जो नजर है वो है राजपूत वोट बैंक, जो कि बाड़मेर जैसलमेर में एक बड़ा वोट बैंक है। और फिलहाल अगर यहां के लोकसभा क्षेत्र को देखें तो 8 लोकसभा सीटें हैं। राजस्थान में 8 होती हैं लोकसभा सीटें। पड़ोसी गुजरात में राजस्थान में 1 लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें होती हैं और पड़ोसी गुजरात में 7 हैं और इधर वाले पड़ोसी हरियाणा में 9 विधानसभाओं पे 1 लोकसभा सीट होती है। खैर, राजस्थान की 8 की बात करते हैं, खास करके बाड़मेर जैसलमेर की। तो कांग्रेस के पास 1 सीट है और भाजपा के पास 5 है, 2 निर्दलीयों के पास है। अब चूंकि बागी रविंद्र सिंह माने नहीं है, ऐसे में बागी डॉक्टर प्रियंका चौधरी को मनाने की कोशिश कर रही है भाजपा। चूंकि प्रियंका चौधरी का जो
मामला रहा है भाजपा से ही जुड़ा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी तो 6-7 दिन के लिए बीजेपी में रहे थे, लेकिन भाजपा से ही टिकट मांग रहे थे और वही सत्यपाल मलिक वाला डायलॉग और ये देखे कैलाश चौधरी उस समय तो बात कह गए, लेकिन अभी प्रियंका चौधरी को मनाने की कोशिश चल रही है और लग भी रहा है कि प्रियंका चौधरी कमल का दामन थाम सकती हैं, क्योंकि राजनीति में लगातार बने रहने के लिए उम्र के साथ साथ ऊर्जा चाहिए, खुद की भी, समर्थकों की भी और कार्यकर्ताओं की भी। रविंद्र सिंह भाटी 26 साल की उम्र है, लिहाजा राजनीतिक करियर लंबा पड़ा है और कई लोग ऐसे जो कि राजनीतिक उत्तरार्ध में हैं, उनको लगता है कि बंदे की उम्र तो है, हम जब बुढ़ापे के दौर में होंगे, जब पार्टियां रिटायर कर देंगी तो, और ये लड़का अगर कहीं काम का निकला तो क्या होगा। ऐसे में उन लोगों की शांति भी समझ में आती है। तो लेकिन युवा जो हैं, खास करके बाड़मेर में हरीश चौधरी युवा है, खास करके उमेदाराम बेनीवाल युवा हैं, कैलाश चौधरी युवा हैं, इन लोगों के बीच एक राइवल देखने को मिलेगी। लेकिन क्या होगा कि यदि रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन करते हैं समाज के नाम पे या विचारधारा के नाम पे, तो उनका नाम मानवेंद्र सिंह जसोल है, क्या समर्थन करेंगे या नहीं, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं। यदि वो समर्थन करते हैं तो फिर अलग तरह का समीकरण होगा, क्योंकि 2014 में जब बागी होके उनके पिता स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल चुनाव लड़े थे, तो राजपूत समाज एक तरफ आया, दूसरे समाज भी जुटे थे। दूसरे नंबर पे जसवंत सिंह जसोल रहे थे और चुनाव हारे थे। तीसरे नंबर पे हरीश चौधरी रहे थे और जीते थे चुनाव कर्नल सोनाराम। कर्नल सोनाराम उस समय बीजेपी में हुआ करते थे, बाद में कांग्रेस में चले गए वापस। इस बार चुनाव टिकट भी मिला उनको गुड़ा मलानी से। खैर, तो अपन बात कर रहे थे कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में भाजपा के पास 5 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1 हैं और 2 निर्दलीय हैं। तो बाकी जो जातीय समीकरण से अगर इन सीटों को देखें खास करके, तो राजपूत सीटों की संख्या यहां 3 है, यानी शिव है, सिवाना और जैसलमेर। इन 3 सीटों पे राजपूत प्रत्याशी हैं। सामने लड़ रहे हैं जाट, दोनों ही हार्डकोर जो नेता हैं, कैलाश चौधरी हैं, दूसरे उमेदाराम बेनीवाल हैं। तो बाड़मेर से प्रियंका चौधरी हैं और बायतू से कैलाश चौधरी हैं। पचपदरा सीट जो है वहां पे कड़बी समाज के हैं और फिर गुड़ा मलानी सीट पे के बिश्नोई हैं और इसके अलावा 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है। तो यहां अगर राजपूत और मूल ओबीसी के साथ एससी एसटी जुट जाती है कि साहब किसी और को मौका मिले, एक प्रभावी अवसर, क्योंकि मैं आपको पहले बाड़मेर जैसलमेर का बता चुका हूं, यहां पे सांसद या तो राजपूत बने हैं या जाट बने हैं बीते लंबे समय से, जैन भी रहे हैं, लेकिन वो एक दौर अलग था। राजपूतों का भी एक दौर रहा जबकि कल्याण सिंह कालवी रहे, शुरुआत में तन सिंह रहे थे यहाँ पे, उसके बाद में उससे पहले जैसलमेर के जो महारावल थे वो रहे थे। तो लेकिन बाद का जब दौर आया, मसलन कि 2004 में मानवेंद्र सिंह जसोल रहे, इसके बाद 9 में हरीश चौधरी बने, 14 में फिर से सोनाराम बने, फिर कैलाश चौधरी आ गए। तो यह जो पुराने लोग हैं कांग्रेस के, खास करके कर्नल सोनाराम और हेमाराम चौधरी, ये अब राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट की स्थिति में हैं और हरीश चौधरी का कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में प्रादुर्भाव, भाजपा में कैलाश चौधरी नेता होंगे या कोई और होगा, यह बड़ा प्रश्न है। क्योंकि स्वरूप सिंह खारा जिलाध्यक्ष के नाते भाजपा के एक बड़ा नेता बनने की कोशिश थी। और मुद्दा क्यों आया? मुद्दा आया हैंडपंप वाले ने। हमने एक वीडियो किया था कि भाई तारा सिंह वाला हैंडपंप लेंगे रविंद्र सिंह भाटी या नत्था दास मानिकपुरी वाला। तो रविंद्र सिंह भाटी ने गदर वाला हैंडपंप उठाया है कि साहब गदर पाट देना है, और नत्था जिसको हैंडपंप दिया गया था पीपली लाइव में कि भैया हैंडपंप लो और सुसाइड मत करो। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी अब जो है तारा सिंह का हैंडपंप लेके निकले हैं। देखना है कि उनका परिणाम क्या रहता है। क्या वो शिव विधानसभा क्षेत्र में खड़ा किया गया एक पॉलिटिकल ओरा बनाया उन्होंने, जिस तरीके से पॉलिटिकल सोशल ओरा कह सकते हैं उसको, जिस तरीके से लोगों को जोड़ा, तो उनकी जो टक्कर थी वहां पे वो सीधी कांग्रेस से थी। यानी कि कांग्रेस से अमीन खान, भाजपा के प्रत्याशी पीछे खिसक गए। हालांकि वो खुश हो सकते हैं कि उन्होंने अपने से 10 गुना कम हैंडपंप स्वीकृत करवा के
रविंद्र सिंह भाटी को उसकी राजनीतिक औकात बताने की का तय कर लिया और बता दी कि भाई तुम्हारी पॉलिटिकल औकात मौजूदा सरकार में यह है कि मैं 20 ला रहा हूं, तुम 2 ला रहे हो। अब रविंद्र सिंह भाटी को यह बताना है कि भाई स्वरूप सिंह जी, जनता ने आपको तीसरे नंबर पे, चौथे कौन से नंबर पे धकेला वो आप गिनिए, लेकिन क्या लोकतंत्र जिसमें कहा जाता है लिंकन की दी हुई परिभाषा जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए डेमोक्रेसी, तो क्या वाकई में बाड़मेर की जनता जो है वो एक बार फिर से, यानी कि दूसरे लोगों को, 7 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लग रहा था, उनकी नजरें भी उधर थी कि भी शिव में क्या होगा, तो क्या रविंद्र सिंह भाटी यहां भी या बाकी क्षेत्र में भी, जिसमें सीमा से लगते हुए क्षेत्र गुड़ामलानी है, जिसमें शिव है, जिसमें पोखरण है, नहीं पोखरण सॉरी जोधपुर का हिस्सा, जिसमें जैसलमेर है, यह इलाके, इसके अलावा दूसरा जो एरिया है, तो क्या रहेगा? चूंकि जाट वोट 2 हिस्सों में बंटेंगे निश्चित तौर पे। मेदाराम बेनीवाल के पॉलिटिकल करियर का सवाल है अगर अपना वो एक्सट्रीम प्रदर्शन नहीं करते हैं तो, क्योंकि आरएलपी वो छोड़ चुके हैं और कांग्रेस में अगर वो तीसरे नंबर पे खिसकते हैं जातीय वोटों का सरेंडर करके, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी जाट बनाम जाट के बीच में राजपूत आया मसलन, या अदर कास्ट आया, ब्राह्मण आया या जैन आया, मसलन कि मैं 2014 का चुनाव याद करूं जैसलमेर बाड़मेर वाला, तो जाट बनाम जाट प्रत्याशी थे, भाजपा से भी इधर कर्नल सोनाराम थे, कांग्रेस से हरीश चौधरी थे, तो जसवंत सिंह जब खड़े हुए तो जाट वोट एक तरफ चले गए, लेकिन कांग्रेस के जाट ने तीसरे नंबर पर रहना स्वीकार किया, सब दूसरा प्रत्याशी नहीं जीते। यही ब्राह्मण के साथ हुआ 2014 में ही चूरू का जब चुनाव था, जिसमें प्रताप पूनिया बनाम राहुल कसवा केस था और उसके अंदर सारे जातीय वोट एक तरफ डाइवर्ट होते हैं और अभिनेश महर्षि जो कि भाजपा के थे, सॉरी बसपा के थे, वो दूसरे नंबर पे रहते हैं। तो यह अगर सेगमेंट यहां बनता है तो फिर रविंद्र सिंह के लिए मुश्किल है। लेकिन दोनों ही नेता जो कि युवा हैं और अपने अपने वोट आधे आधे लेते हैं, तो फिर रविंद्र सिंह के लिए एक चांस बनता है जनता को बताने का कि जिस तरीके से शिव की जनता, आप ये देखिए विधानसभा में बोलते वक्त वो बंदा ठेठ देहाती आवाज में बात करता है, जनता की आवाज में बात करता है कि राजस्थानी मारवाड़ी भाषा बोलता है। हमारे नेता चुनाव में वोट लेने जाते हैं तब राजस्थानी बोलते हैं और कहते हैं बिल्कुल मायड़ भाषा में कड़े जैसे कड़े तक का संवाद करते हैं, लेकिन यहां आते ही हिंदी में, क्योंकि विधानसभा में अंकन जो है, हमने भी रविंद्र सिंह से बात की, भाई आप राजस्थानी बोलते हो, वो हिंदी में लिखते हैं, बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या लिखते हैं, क्या समझते हैं, 70-75 साल से लिखना और समझना चल रहा है। मेरी जनता को लगता है कि मैं उनकी भाषा में और उनके लिए बात कर रहा हूं, इतना इफेक्टिव है, काम करवा लेंगे। बीजेपी ने खूब कोशिश की, जमीन पे यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सोफों पे बिठा के बात की, हवा में बात की, हवाई जहाज में, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी नहीं माने। टेलीफोन पे बात हुई और ये नहीं मानना जो है वो डेमोक्रेसी में एक विकल्प देता है। डेमोक्रेसी बेसिकली विकल्प होना ही लोकतंत्र है। जैसे कि आप अगर तानाशाही में कोई विकल्प नहीं होता, राजतंत्र में भी विकल्प नहीं होते, या किसी और तरह का वाद है उसमें भी विकल्प नहीं होता, सैनिक शासन में नहीं होता, राष्ट्रपति शासन में भी विकल्प नहीं होता। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विकल्प है और रविंद्र सिंह भाटी विकल्प देने की हिम्मत कर रहे हैं। जिस तरीके से चंद्रभान सिंह आख्या सरेंडर हो गए भाजपा में कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं को आप वापस ले लेंगे, हमारे काम हो जाएंगे, इट्स ओके, कार्यकर्ताओं के काम हो जाएंगे, अकोमोडेट मिल जाएगा। केवल एक चंद्रभान सिंह आख्या ही नहीं, रितु बनावत, गणेश राज, जीवाराम चौधरी, इनके नाम लेने बनते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक समय है, अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा है प्रभु, और जीवाराम चौधरी जो है वो उनके काम, उनके समर्थकों के काम और उनके जाति के व्यक्ति को टिकट, ये 3 चीजें थी, तीनों चीजें मुकम्मल हो गई। सीपी जोशी से सीधी अदावत थी चंद्रभान सिंह आख्या की, लेकिन वैसे लड़ाई जो तय करता है वो कार्यकर्ता और समर्थक करता है। तो ये नेता जिनके मैंने नाम लिए, गणेश राज, रितु बनावत, चंद्रभान सिंह आख्या या जीवाराम चौधरी, तो जिनके समर्थकों को लगता है ठीक है भैया आप एडजस्ट रहिए और हमारा मामला जम जाए तो ठीक है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के शायद समर्थक जो है वो विकल्प के रूप में देखते हैं, उम्मीद के रूप में देखते हैं। तो 2024 का लोकसभा चुनाव भयंकर गर्मी में होगा दूसरे चरण में, और चुनाव की गर्मी से ज्यादा तपिश जो है
वो जैसलमेर बाड़मेर के थार वाले रेगिस्तान में पड़ेगी। देखना है कि रविंद्र सिंह भाटी किस तरीके से इस चुनाव को जमाते हैं। हम आपको लगातार अपडेट और रूबरू रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, रविंद्र सिंह भाटी किस तरीके से माहौल को जमाएंगे, या रविंद्र सिंह भाटी के लिए लोग जो कह रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो क्या रविंद्र सिंह भाटी जो है वो काठ की हांडी बनकर रह जाएंगे, बशर्ते कि उन्होंने काठ का उल्लू बनकर रहना स्वीकार नहीं किया।